दोस्तों तारीख थी 1 मई, साल था 1960 और जगह थी उस वक्त का यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। ये कोल्ड वॉर का वक्त था। यूएसएसआर और अमेरिका खुद को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करने में लगे थे। इसी दौरान अमेरिका सोवियत यूनियन के परमाणु ठिकानों की जासूसी करने के लिए U-2 नाम का एक स्पाई प्लेन सोवियत संघ में भेजता है। उस वक्त ये प्लेन धरती से 70,000 फीट यानी 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता था। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि इतनी ऊंचाई पर कोई रडार उसे पकड़ नहीं पाएगा, न ही इतनी हाइट पर कोई मिसाइल उसे गिरा पाएगी। लेकिन सोवियत संघ किसी मामले में कम थोड़ी ना था। इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद सोवियत संघ के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया और उस पर SA-2 सैम मिसाइल दाग दी। एयरक्राफ्ट पर मिसाइल अटैक होते ही U-2 के पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स ने पैराशूट के साथ उससे छलांग लगा दी। सोवियत आर्मी ने पावर्स को जिंदा पकड़ लिया। मामला सामने आया तो अमेरिका ने झूठ बोल दिया कि ये तो मौसम की जानकारी लेने वाला वैज्ञानिक विमान था, मगर यूएसएसआर ने एयरक्राफ्ट का मलबा दिखाकर और पायलट को दुनिया के सामने पेश करके पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को नंगा कर दिया। अमेरिका को अपने जिस U-2 विमान पर इतना भरोसा था, यूएसएसआर ने उसकी सारी हवा निकाल दी। पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती हो गई, मगर अमेरिकन भी हार मानने वाले थे नहीं। यही वो टाइम था जब अमेरिका ने रियलाइज किया कि अगर उसे खुद को मिलिट्री सुपर पावर बनाना है तो उसे एक ऐसा एयरक्राफ्ट डेवलप करना होगा जो कि दुनिया के किसी रडार की पकड़ में ना आए। यही सोचकर उसने सबसे पहले SR-71 ब्लैकबर्ड डेवलप किया, जो कि हाई स्पीड रिकॉन प्लेन था। फिर उसने F-117 नाइटहॉक स्टेल्थ फाइटर प्लेन बनाया और आखिरकार जो प्लेन बनकर सामने आया उसका नाम था B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। जी हाँ, वही B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जिसके एक विमान की कीमत $2.1 बिलियन है। जी हाँ, एक बॉम्बर 17,000 करोड़ का है, लेकिन इस बॉम्बर को दुनिया के किसी देश को वो नहीं बेचता। रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की वजह से ये दुनिया के किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। ये एक बार में 18,000 किलो से भारी बम ले जा सकता है। ये इतना महंगा है कि अमेरिका ने भी ऐसे सिर्फ 20-22 बॉम्बर ही बनाए हैं। इसे अमेरिका की नॉर्थरॉप ग्रुमन कंपनी ने बोइंग के साथ मिलकर बनाया था। इसे 2011 में अमेरिकी फौज में शामिल कर लिया गया। ये 50,000 फीट से भी टारगेट को पिन पॉइंट हिट कर सकता है। एक बार में 18,000 किलोमीटर का ये सफर तय कर सकता है। और दुनिया के सबसे ताकतवर इसी B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने 22 जून की सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इन साइट्स पर 30,000 पाउंड वजन के क्लस्टर बॉम्ब्स गिराकर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जिन 3 ठिकानों पर ये बम गिराए गए हैं उनमें फोर्डो, नातांज और इस्फहान शामिल है। इन 3 में भी सबसे बड़ा हमला फोर्डो पे किया गया। नातांज के बाद फोर्डो में ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट था। ये प्लांट एक पहाड़ी के नीचे 295 फीट की गहराई में था। यही वजह थी कि इजरायली मिसाइल्स ने नातांज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर तो हमले कर दिए थे, लेकिन फोर्डो के प्लांट पर वो चाहकर भी हमला नहीं कर सकते थे। सारी दुनिया को पता था कि ये काम अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर में ही GBU-57 MOP जैसे ताकतवर क्लस्टर बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि एक GBU-57 क्लस्टर बॉम्ब का वजन 13,600 किलो होता है। इतना बड़ा बम B-2 बॉम्बर के अलावा और किसी फाइटर जेट में फिट नहीं हो सकता। इसीलिए इजराइल भी लगातार अमेरिका से बोल रहा था कि वो आगे आकर ये काम करे। उधर अमेरिका ने भी बड़ी चालाकी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले तो अमेरिका ने ये बोलकर सबको उलझा दिया कि अभी हम 2 हफ्ते तक इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। फिर उसने नॉर्थ कोरिया के पास अपने एयरफोर्स बेस पर कुछ एक्टिविटी की, जिससे कुछ लोगों को लगा कि अमेरिकी बॉम्बर यहां से उड़ान भरेंगे। फिर लोगों को लगा कि शायद वो भारत के साउथ में हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर आएंगे, लेकिन अमेरिका ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। B-2 बॉम्बर्स ने ये उड़ान सीधे अमेरिका के मिसूरी एयरबेस से भरी। मिसूरी से ईरान तक आने में इन बॉम्बर्स को लगभग आधी दुनिया कवर करनी पड़ी। खबर है कि कई घंटों की उड़ान के चलते हवा में ही इसमें फ्यूल भरा गया। इजराइल ने वैसे ही कई दिनों के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया था। वो दावा कर रहा था कि ईरान के एयर स्पेस पर अब हमारा कब्जा है। बस फिर क्या था, 22 जून की सुबह ये बॉम्बर सिर्फ कुछ ही मिनटों में नातांज, फोर्डो और इस्फहान पर क्लस्टर बॉम्ब्स गिराकर चले जाते हैं। आपको बता दें कि जो GBU-57 क्लस्टर बॉम्ब्स इन साइट्स पर गिराए गए हैं उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा दुनिया का सबसे ताकतवर बम माना जाता है। ये अर्थ पेनिट्रेटिंग बॉम्ब है, यानी ये धरती का सीना चीर कर उसके नीचे कई 100 फीट तक टारगेट को हिट कर सकता है। अमेरिका ने इसे खास तौर पर बनाया ही इसलिए था कि ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया जा सके।
इस एक क्लस्टर बॉम्ब का वजन 13,600 किलो है, लेंथ 21 फीट और ये 60 मीटर तक मोटी कंक्रीट में घुस सकता है। ये इतना हैवी होता है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के अलावा इसे किसी और एयरक्राफ्ट से गिराया ही नहीं जा सकता। अमेरिका ने फोर्डो की साइट को बर्बाद करने के लिए इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने तो अपने स्टेटमेंट में ये क्लेम किया कि हमने इस साइट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, मगर ईरान का कहना है कि हमले तो हुए हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई लीकेज नहीं हुआ है। ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ईरान को पहले ही पता था कि अमेरिका यहाँ हमला कर सकता है, इसीलिए उसने तमाम जरूरी चीजों को यहाँ से पहले ही मूव कर दिया था। फोर्डो के अलावा नातांज और तीसरी साइट पर यूएस ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये इतनी नीचे उड़ती है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। कुल मिलाकर अमेरिका के इस सरप्राइज अटैक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका का कहना है कि हमने इस हमले से अपने टारगेट अचीव कर लिए। ईरान की भलाई इसी में है कि इसके जवाब में वो कोई और हमला न करे, लेकिन ईरान मानने वाला कहाँ था। बाकी दोस्तों आप बताइए कमेंट करके, क्या लगता है ईरान और इजराइल की लड़ाई में अभी कौन भारी पड़ रहा है, और आपको लगता है ईरान को पाकिस्तान को पेल लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसके साथ धोखेबाजी की है। जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। और जाने से